हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सो मॉर्निंग में हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स का सेशन। और इस सेशन में फ्रेंड्स देखिए हम कवर करने वाले हैं 6 जून के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स देखिए ये सेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन क्यों रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोकसभा इलेक्शंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस कर दूंगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ से देखिए आपके आएंगे एग्जाम में। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा का जो इलेक्शन रहा है ये हमारे इस बार का एक करंट टॉपिक, एक बहुत ही हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम है। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऑलवेज की तरह हम आज की वीडियो को भी शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का देखिए मोटिवेशन कोट क्या है? रिमाइंड योर सेल्फ इफ़ इट वॉज ईजी एवरीवन वुड डू इट। देखिए अगर ईजी होगा तो वो काम तो सब कर सकते हैं, और जब सब करेंगे तो कंपटीशन क्या होगा? बहुत हाई लेवल पे जाएगा। तो ईजी की तरफ ना चाहें, ऐसा ना सोचें कि यार वो काम चुने जो बहुत ईजी है। अरे ईजी होगा तो सब कर लेंगे, फिर आपका नंबर कहाँ से आएगा? आपको थोड़ा सा अलग हटके करना है ना, बाकी सभी से आपको कुछ एडवांस करना है जिससे कि आप उनसे रेस में आगे निकल सकें। ठीक है, तो यही आपको फंडा अपनी लाइफ में अपनाना है। चलिए आज का पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। सो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स, हाउ मेनी फेजेस वर द 18th लोकसभा इलेक्शंस कंडक्टेड इन। अब इस बार लोकसभा इलेक्शंस कौन से थे? 18वीं। तो यहाँ बात करते हैं कि जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं कितने चरणों में आयोजित किए गए। तो इस बार जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे ना वो 7 फेज में हुए थे। ठीक है, 7th फेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, सातों के सातों फेज यहाँ पे लिखे हैं। तो 7 फेज में शुरू हुए थे, और पहला फेज जो शुरू हुआ था, स्टार्टिंग वाला फेज की बात करें तो 19 अप्रैल को शुरू हो गए थे इलेक्शंस। ठीक है, 19 अप्रैल को शुरू हो गए थे। और आखिरी फेज जो 7वां फेज था वो 1 जून को हुआ था। और जो रिजल्ट आया था लोकसभा इलेक्शन की, जो काउंटिंग कंप्लीट हो गई, रिजल्ट था वो 4 जून को डिक्लेयर हुआ था। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि कितने फेज हैं? टोटल 7। पहले फेज की डेट याद रख लो और लास्ट फेज वाली भी डेट याद रख लो कि 7th फेज और फर्स्ट फेज कौन सी डेट को कंडक्ट किया गया था। कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए कि जो रिजल्ट था लोकसभा इलेक्शंस का वो कब आया था? 4 जून को आया था। 10 साल के बाद ऐसा हुआ है कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है। जैसे पार्टीज़ हैं, बीजेपी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी है, सभी पार्टीज़ हैं अकेली अकेली। तो कोई भी ऐसी पार्टी है इस बार मेजॉरिटी, यानी इस बार बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला है, और ऐसा 10 साल के बाद हुआ है। एनडीए जो है उसको मेजॉरिटी मिली है, लेकिन बीजेपी जो एक पार्टी होती है ना, एनडीए तो एक अलायंस हो गया है ना, बीजेपी और कुछ और भी पार्टीज है जिनको मिलके ये बना हुआ है एनडीए। तो एनडीए अगर हम बात करें ये मेजॉरिटी में रहा है, मतलब इसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली हैं। लेकिन कोई भी पार्टी ऐसी अकेली पार्टी नहीं है जिससे इस बार मेजॉरिटी मिली हो, यानी बहुमत मिला हो। तो बीजेपी भी इस बार जो है बहुमत से चूक गई है, जो कि बीजेपी को आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका इस बार लगा है। अच्छा बात करें, बीजेपी जो है देखिए दोबारा से बन गई है कंट्री की लार्जेस्ट पार्टी, क्योंकि इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीट्स मिली हैं बीजेपी को, 240 सीट्स। वही बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस को कितनी मिली है? 99 सीट्स मिली हैं। ठीक है, ये अलग अलग पार्टीज़ की बात हो रही है, किसी अलायंस की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक और पार्टी उभर के आई है जो कि काफ़ी हाईएस्ट इसको सीट मिली है, और ये मिली है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को। उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। ठीक है, इसको कितनी सीट्स मिली हैं? 37 सीट्स मिली हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यूपी में कितनी सीट्स मिली हैं? कितनी सीटों पे विजय हासिल करा है इन्होंने? 33 सीट्स। और कांग्रेस की सीट्स कितनी हैं यूपी में? 6 सीट्स आई हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछें कि यूपी में सबसे बड़ा या सिंगल या कोई कौन सी पार्टी है जो सबसे लार्जेस्ट सीट पर जीती है, वो है समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉन द वाराणसी सीट फॉर द 3rd टाइम इन अ रो। मोदी जी जो हैं वाराणसी से तीसरी बार लगातार जीते हैं, वाराणसी सीट पर जीते हैं मोदी जी तीसरी बार। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर देखिए बनेंगे। सो यहाँ पे एक पॉइंट ये बनता है कि नेहरू जी के बाद, यानी
जवाहरलाल नेहरू जी के बाद मोदी जी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो कि लगातार तीसरी बार जो है सत्ता में आए हैं, तीसरी बार पावर में आए हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू थे जो लगातार तीसरी बार पावर में आए थे, एंड देन उनके बाद अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे नहीं जो लगातार 3 बार मतलब बने हों प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद कौन रहे आ जाएंगे इस लाइन में? मोदी जी। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट ना आपको याद रखना है, थोड़ा एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे सीट वाइज थोड़ा सा बताया गया है कि किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटों पर उन्होंने जीत हासिल करी। जैसे बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 240 सीट पर उन्होंने जीत हासिल करी है, लेकिन लीडिंग में कोई भी नहीं रही है। क्योंकि अगर हम बहुमत की बात करें, अगर आपको बहुमत पे आना है तो आपको 272 का आंकड़ा जो है पार करना होता है, तो बहुमत नहीं मिला है इस बार किसी पार्टी को। नेशनल कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की तो 99 सीट्स आई इनकी। फिर समाजवादी पार्टी रहा है तीसरा बड़ा ग्रुप जिसकी सीट्स हैं 37। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है इसकी कितनी सीट्स पर इन्होंने विजय हासिल करी है? 29। द्रविड़ मुनेत्रम जो काजगम पार्टी है इसकी सीट्स आई हैं 22। तेलुगु देशम इनकी सीट्स हैं 12 और जनता दल की सीट्स कितनी रही है? 12। तो वैसे हमें सभी की याद नहीं रखनी है, लेकिन टॉप 3 वाले तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखिए हम अभी बहुत देर से पार्टीज़ के अलावा कुछ अलाइंस की बात कर रही थी, और ये अलाइंस क्या है? देखिए अभी दो बड़े अलाइंस तो हैं उभर के आए थे, एक है एनडीए, दूसरा है इंडिया। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में बात करें। एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसमें बीजेपी और उसके कुछ अलाइज हैं, उसके कुछ सहयोगी दल हैं जिन्होंने मिलके उनकी कौन सी पार्टी है? ये एनडीए। तो इसमें कोई अकेली पार्टी नहीं है, इसमें तो कुछ आपस में पार्टीज होती हैं जो मिलकर एक दल बना लेते हैं, एक अलाइंस बना लेते हैं। सेकंड एक बड़ा अलाइंस जो आया था सामने वो है इंडिया। उनका नाम है इंडिया, जो कि बहुत रिसेंट ही बना था। इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलाइंस। और ये बना कब था अलाइंस? 17 जुलाई 2023 को। इसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और का अलाइंस है ये, जिसको लेड करती है कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस इनका नेतृत्व करती है और बहुत सारी पार्टीज इसमें मिली हुई हैं, और इस अलायंस को कहा है इंडिया। तो ये दो बड़े अलायंस जो हैं इस इलेक्शन में सामने आए हैं। काफ़ी सारे वोट्स या काफ़ी सारी सीट्स पर इन्होंने विजय हासिल करी है। ज़्यादातर ज़्यादा जो सीट्स हैं वो एनडीए के पास हैं। देन उसके बाद दूसरा बड़ा अलायंस सामने आया है वो इंडिया है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी मैंने आपको खबरें इसलिए बता दी हैं क्योंकि यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो पता होनी चाहिए। चलिए और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा और सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें पूछा है हाला टॉमस-डॉटर हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ आइसलैंड 7th प्रेसिडेंट। अब ये जो है ना, आइसलैंड जो देश है उसकी बन गई हैं 7वीं प्रेसिडेंट, 7वें राष्ट्रपति इनको चुना गया है। नाम क्या है इनका? हाला टॉमस-डॉटर। यहाँ पूछा है कि आइसलैंड के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो आइसलैंड के प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है ना वो 4 साल का होता है। हर एक कंट्री में अलग अलग टाइप के रूल बने हुए हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि एक कंट्री में फिक्स है तो दूसरी कंट्री में भी वही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आइसलैंड में जो है प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का होता है। और ये 1 अगस्त को जो है शपथ लेंगी। करंट में जो प्रेसिडेंट है ना कौन है? देखिए गुयाना जोहानसन है, उनको ये रिप्लेस करेंगी। तो 1 अगस्त को जो है ये अपने पद की शपथ लेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए कुछ और अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। मैक्सिको के देखिए अभी प्रेसिडेंट बनी है क्लॉडिया शीनबॉम, और ये यहाँ की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी, इसको अच्छे से मार्क करेंगे। लिथुआनिया के प्रेसिडेंट बनी है गीतानास नौसेदा। चार्ट कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने अलामाए हलीना। ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं लाई चांगते। एंड सिंगापुर में प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन? लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स, विच कंट्री हैज़ इम्पोज्ड बैन ऑन इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स एमिड गाजा कॉन्फ्लिक्ट। गाजा संघर्ष के बीच किस देश ने
इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया है। जो बीच में भी गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था देखिए, उसी के बीच में एक कंट्री है जिसने इजरायली जो पासपोर्ट्स होल्डर्स हैं उन पर बैन लगा दिया, उन पर प्रतिबंध लगाया है। और ये किस कंट्री ने किया है? मालदीव ने ऐसा किया है। सो गाज़ा पर जो देखिए गाज़ा संघर्ष पर जो पब्लिक आउटरीच, जो जन आक्रोश मतलब बढ़ रहा था, उसी के जवाब में मालदीव की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इजरायली नागरिकों को, मतलब इजराइल के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो मालदीव एंटर अभी नहीं कर सकते, उनको बैन किया है। ठीक है, जो कि अपने शानदार रिसोर्ट के लिए आप सभी जानते हैं कि मालदीव बहुत फेमस है, लेकिन फिर भी जो इजरायली सिटीजन्स हैं उनको अभी अपनी कंट्री में आने से रोक दिया है मालदीव की सरकार ने। मालदीव की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे इंडियन ओशियन में एक तो आइलैंड है मालदीव। कैपिटल है यहाँ की माले, करेंसी है मालदीवियन रुफिया, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद मुइज़ू। अगला क्वेश्चन है, साउथ कोरिया विल सस्पेंड द 2018 मिलिट्री एग्रीमेंट विद विच कंट्री? दक्षिण कोरिया देखिए किस देश के साथ 2018 के सैन्य समझौते को निलंबित करेगा? किस कंट्री के साथ ये जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था इसको सस्पेंड करने वाला है साउथ कोरिया? तो आंसर है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया यानी उत्तरी कोरिया के साथ। ऐसा क्यों? देखिए, तो साउथ कोरिया ने ऐसा क्यों फैसला लिया है कि जो मिलिट्री एग्रीमेंट उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ में साइन किया था 2018 में, उसको ये कैंसिल करने को पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि अभी टेंशन का माहौल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए फ़ैसला लिया गया है। ये जो स्टेप लिया है ना, अभी यहाँ पे क्या हुआ था ना कि प्योंगयांग के द्वारा साउथ कोरिया को मतलब बेलून्स आ रहे थे, वहाँ पे बेलून्स भेजे जा रहे थे जो कि फील्ड किससे थे? गार्बेज से, कचरे से भरे गुब्बारे भेजने के उकसावे के जवाब में जो है उन्होंने चेतावनी के बाद पहले वार्निंग दी थी, फिर उन्होंने ये कदम उठाया है कि हमने जो मिलिट्री एग्रीमेंट किया था आपके साथ में उसको हम क्या करेंगे? अब कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो फैसला लिया है साउथ कोरिया ने, और किसके साथ कर देंगे? नॉर्थ कोरिया के साथ। ठीक है, तो साउथ कोरिया है देखिए, ऊपर है नॉर्थ कोरिया। और साउथ कोरिया की बात करें तो कैपिटल सियोल है, साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के हान डक सू, और नॉर्थ कोरिया की क्या है कैपिटल? प्योंगयांग। अगला क्वेश्चन है देखिए, अर्थ केयर सैटेलाइट जो कि एक जॉइंट मिशन है ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और दूसरी एजेंसी का नाम हमें बताना है जिन्होंने अभी इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया है। तो अभी जो देखिए जो अर्थ केयर सैटेलाइट है ना, इस सैटेलाइट को देखिए सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है ईएसए, और दूसरी कौन सी स्पेस एजेंसी है? जाक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जाक्सा जो है ना, ये जापान की स्पेस एजेंसी है, और यूरोप की स्पेस एजेंसी ने मिलकर अर्थ केयर सैटेलाइट को जो है अभी सक्सेसफुल लॉन्च किया है। अर्थ केयर सैटेलाइट का पूरा नाम हमें याद रखना है, अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरर। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से। और कहाँ से ये लॉन्च हुई है सैटेलाइट? कैलिफोर्निया यूएसए में वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस है, जहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अब ये सैटेलाइट क्या काम करेगी, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसका उद्देश्य है टू एग्जामिन द रोल क्लाउड्स एंड एरोसॉल्स प्ले इन रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट सोलर रेडिएशन बैक टू स्पेस while trapping the infrared radiation emitted from Earth surface। इसका उद्देश्य है पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को रोकते हुए सौर विकिरण को अंतरिक्ष में वापस देखिए रिफ्लेक्ट करने में जो बादल हैं और जो एरोसोल की भूमिका है उसको ये एग्जामिन करने का काम करेगा, उसको ये जांचने का काम करेगा। अब देखो यहाँ पे दो स्पेस एजेंसी की हमने बात करी थी, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें। पहली है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1975 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है पेरिस फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है जोसेफ। नेक्स्ट बात करें जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर है इसका टोक्यो जापान में, और एडमिनिस्ट्रेटर है इसके हिरोशी यामाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है,
Indigo will host the 81st annual general meeting of the International Airport Transport Association in which city in June 2025। तो इंडिगो देखिए जून 2025 में, नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, कि शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ की 81वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा। तो इस बैठक को होस्ट करने वाला है इंडिगो, और ये जो बैठक है वो कहाँ पे होगी? न्यू दिल्ली में होगी। और कब होगी? जून 2025 में। तो ये जो बैठक है देखिए आफ्टर 42 ईयर्स के बाद हमारी कंट्री में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली। हाल ही में देखिए सारथी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है किसने? सेबी ने। इसका उद्देश्य क्या है इस एप्लीकेशन का? टू हेल्प इन्वेस्टर्स मैनेज देयर पर्सनल फाइनेंसेस। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, वो यहाँ से अपनी व्यक्तिगत जो वित्त है उसका प्रबंधन करने में उनको हेल्प करना इसका उद्देश्य है। इस एप्लीकेशन के थ्रू वो इसको मैनेज कर सकते हैं। जो सारथी 2.0 है ना, इसमें कुछ इंटरफेरेंस मतलब कुछ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दिए गए हैं, जैसे कि इसमें फाइनेंशियल कैलकुलेटर दिया गया है, एजुकेशनल मॉड्यूल्स है, इन्वेस्टर सपोर्ट है, वीडियो कंटेंट है। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने में। बात करें यहाँ पे सेबी की। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना हुई सेबी की 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है माधवीपुरी बुच। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जी राम मोहन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company recently became the 7th Indian company to have a market capitalization of more than 8 लाख करोड़। हाल ही में देखिए कौन सी कंपनी है जो कि 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली 7वीं भारतीय कंपनी बन गई है। तो इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8 करोड़ से भी ज़्यादा की हो गई है। और ये कंपनी कौन सी है? एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक कुछ और लेंडर्स हैं जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8 ट्रिलियन रुपीस से भी ज़्यादा है। एसबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन कौन है इसके? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रिसेंटली हु वॉन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल। हाल ही में देखिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देखिए जीता है किसने? सानिया मल्होत्रा ने। और ये अवार्ड उन्हें मिला है उनके रोल, जो मिसेस में उनका रोल रहा है उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। ये जो फिल्म थी इसको डायरेक्ट किसने किया था? आरती कादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन चूजन फॉर द प्रेस्टिजियस गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड फॉर 2024। 2024 के देखिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है सिद्धालिंगा पटाना शेट्टी को। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है। देखिए थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेसर जो पटाना शेट्टी हैं देखिए इस पुरस्कार के 19th रेसिपिएंट होंगे। इस पुरस्कार में उनको 25,000 रुपये का अमाउंट दिया जाएगा और एक मोमेंटो यानी एक स्मृति चिन्ह इसमें शामिल है। कुछ इस अवार्ड की बात करें कि किनको ये अवार्ड दिया जाता है। देखिए, पीपल हु मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, सोसाइटी और सोशल सर्विस। जो साहित्य, समाज या फिर जो सामाजिक सेवा है उसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को गुडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये अवार्ड अभी रिसीव हुआ है कृष्ण प्रकाश को। इस अवार्ड की बात करते हैं। सो मुंबई में देखिए एक मल्टी कल्चरल फेस्टिवल हुआ था, सब में राम शाश्वत श्री राम। तो उसी दौरान जो है पुरस्कार दिया गया है मुंबई में। हिंदी साहित्य भारती इनिशिएटिव जो है या इस पहल की बात करते हैं तो ये कल्चरल और जो लिटरेरी एफर्ट्स हैं यानी जो सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रयास हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं,
उनको एक मंच पर लेके आता है, यानी उनको एक साथ लेके आता है। ये जो इनिशिएटिव है, ये पहल है। अब चलिए फ्रेंड्स, और भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स जो कि अभी हाल ही में दिए गए हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी हम रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पर। विटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, तो 2024 में ये अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ग्रैंड मास्टर टाइटल, तो फिडे के द्वारा भी ग्रैंड मास्टर टाइटल किसे मिला? वैशाली रमेश बाबू को। इन्वायरमेंटल गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 मिला है आलोक शुक्ला को। मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधि किसे मिली है? वी कामत जी को। एंड 2024 का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स मिला है जीना जस्टिस को। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ डिस्कस करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस। तो हम रोज देखिए 5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन अगर आप रोज कवर कर रहे हैं तो आप बहुत सारे अपने स्टडी के क्वेश्चंस को भी कवर करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए कौन से फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने वंदे मातरम लिखा 1875 में? तो 1875 में देखिए वंदे मातरम कविता किसने लिखी? तो ये लिखी थी किसने? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चैटर्जी ने जो है इसको लिखा था। और इसको कॉन्स्टिट्यूटेड जो हमारी संविधान असेंबली थी उसने कब इसे अडॉप्ट किया था? 24 जनवरी 1950 को, 1950 में। ठीक है, अच्छा रविंद्रनाथ टैगोर जी की अगर हम बात करते हैं तो ये बंगाली पोएट, राइटर और पेंटर थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको गीतांजलि के लिए, गीतांजलि इनका नोवेल था जिसके लिए उनको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था। कब? 1913 में मिला था लिटरेचर में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, मतलब इनके बारे में मैंने इसलिए बता दिया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इट वॉज अंडर द रीजन ऑफ विच एम्परर दैट द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स पीक इन मैटर ऑफ एरिया अंडर द मुगल एम्पायर? किसके शासनकाल में ही मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो किसके शासनकाल में ऐसा हुआ था? आंसर इज औरंगजेब। औरंगजेब कौन था? देखिए शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। और औरंगजेब के रूल में, शासनकाल में जो मुगल एम्पायर है ना, वो एरिया वाइज अगर बात करें अपने चरम पर पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द सिपोई म्यूटिनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम डैश? भारत में सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था कहाँ से? मेरठ से जो है ये शुरू हुआ था। ऑल्सो देखिए जो सिपोई म्यूटिनी है ना, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसको जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच बैटल वॉज सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव? लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में पराजित किया था? तो कौन सा युद्ध था? बैटल ऑफ प्लासी। ये भी पूछ सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुआ था? तो ये सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कमीशन दैट केम टू इंडिया इन 1928 टू रिफॉर्म इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम? भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार के लिए 1928 में भारत आयोग का नाम बताना है। कौन सा आयोग आया था भारत में? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन फॉर्म हुआ था 1927 में। और ये भारत में कब आया था? देखिए 3 फरवरी 1928। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी जो हैं स्टैटिक के क्वेश्चंस भी देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नाउ फ्रेंड्स, इसी के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं कल के क्वेश्चंस। तो कुछ जो हमारे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे उनको भी यहाँ पे देखिए हम साथ ही में रिवाइज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए द चांगी मिशन जो कि रिसेंटली अभी मून पर भेजा गया है, किस कंट्री के द्वारा? चांग-ई मिशन जो है फ्रेंड्स ये भेजा गया है चाइना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स has become first woman brigadier in which country's army from minority community? तो किस देश की सेना में ये अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर बन गई हैं? आंसर इज पाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, पिग लिवर ट्रांसप्लांटेड इनटू लिविंग कैंसर पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री? किस देश में पहली बार जीवित कैंसर रोगी में सुअर का जिगर
ट्रांसप्लांट किया गया है, तो ये चाइना में किया गया है। देखिए मतलब यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये 5वें पर्सन है वैसे तो जिनको पिक का कोई ऑर्गन जो है रिसीव हुआ है, लेकिन पहले जिंदा पर्सन है जिनको लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा विच एडिशन ऑफ द शांग्री ला डायलॉग, जिसे एशियन सिक्योरिटी समिट भी कहते हैं, ये भी रिसेंटली हुआ है, तो इसका कौन सा एडिशन हुआ है? 21st एडिशन। नेक्स्ट देखिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन्होंने स्टैंडर्डाइज टाइम सिस्टम विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, कहाँ पर? तो आंसर इज मून पर। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू लॉन्च मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी रिसेंटली, हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है? सिक्किम हाई कोर्ट। इसके बाद क्वेश्चन है देखिए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी जो है इसके चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? सुशील कुमार सिंह अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन डे का जो बेटर न्यूट्रिशन है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो पीवी सिंधु को बनाया है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला पूरी तरह से कंप्लीट होता है जो मैंने आपको बताई। अभी आपसे टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस करेंगे। कल मैंने आप लोगों से कुछ स्टेट पूछी थी जिनमें आपको कैपिटल बताना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। सो बात करें मिज़ोरम की, मिज़ोरम की कैपिटल आइजॉल है, बिल्कुल सही। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। और ये इजी क्वेश्चन तो थे, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी हैबिट हमने बनाई है कि आप जो है ना, हमें चाहे क्वेश्चन इजी हो हार्ड हो डजंट मैटर, अगर कोई क्वेश्चन आप भूल भी गए हैं ना तो उसको आप एक बार सर्च करें, देखिए, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें हमारे क्वेश्चंस का। तो आज के हमारे कमेंट है नेहा सक्सेना एंड IAS जतिन, तो थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करेंगे देखिए आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है टेस्ट का, आर्किटेक्ट जिनका नाम है रिकेन यामामोतो, इन्होंने 2024 में जीता प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़। अब बताना है कि कौन सी कंट्री से हैं ये, किस देश से हैं ये। और दूसरा क्वेश्चन है देखिए 2024 का जो फेमस गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार है इसके लिए किसे चुना गया है। अभी मैंने आपको ये रिवाइज भी कराया है, देखिए अगर आपको याद हो तो जल्दी से अब इनके आंसर हमें बता दीजिए देखिए कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स इसी के साथ देखिए डेली करंट अफेयर्स का आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया करें। जितना देखिए आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ना, हमारे अंदर एक मोटिवेशन भी आएगी, हमें भी एक भरोसा मिलेगा कि हम जो कंटेंट आपको दे रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है और उससे आपको मदद भी मिल रही होगी। तो इससे लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ फ्रेंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन भी आती रहेगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में फ्रेंड्स आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी। अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मेहनत करें, मेहनत पर विश्वास करें और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, हर कोई अपने में यूनिक है, तो अपनी यूनिकनेस को खोजें और उसी पे वर्क करें, उसी फील्ड में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।